यीशु मसीह के नाम में आप सबसे मुलाकात करके मुझे खुशी हो रही है। कल तक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सन 2026 के पहले कल तक प्रोग्राम में हम आए हैं। शुरू करते समय सभी को नया साल खुशी का हो, इस तरह हम कहते हैं। लेकिन संसार में क्या हो रहा है ये देखें तो 3 तारीख को सच में एक बहुत बड़ी घटना हो गई। पूरी दुनिया आश्चर्य करे ऐसी घटना हुई है। क्या हुआ इसके बारे में हम देखेंगे। ये पूरी दुनिया में बड़ा फर्क लेकर आने वाला है। आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले इस जनवरी 3 तारीख को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मडुरो को अमेरिका ने अरेस्ट कर लिया। संसार के बहुत से देशों ने अमेरिका के इस काम का विरोध किया है, क्योंकि ये तो अपने आप में एक अलग देश था। दूसरे के देश में जाकर ऐसा कुछ करना क्या ठीक है, इस तरह कहा। अमेरिका ने क्या कहा, उन्होंने जो कुछ भी गलत काम किए इसके बारे में ट्रंप ने प्रेस मीट में कह दिया। कैसे लोगों को सताया गया, उनकी उंगलियां काटी गई, ऐसे बहुत से विषय उन्होंने बता दिए। लेकिन वो अपनी बात को यहाँ पर सही ठहरा रहे हैं। रशिया और संसार के बाकी सभी देशों ने इसका विरोध किया, बड़े रूप में इसका विरोध किया। विरोध करने वाला पहला देश है कतार। उन्होंने कहा कि आप तो उस देश की महानता के साथ में बुरा व्यवहार कर रहे हैं, इस तरह कहा। ठीक है, ये सब कुछ तो दुनिया में होते आ रहा है, लेकिन इन सब के पीछे इसका कारण क्या है, इसकी संभावना क्या है, इसके बारे में कल तक में हम पहले देखेंगे। अब ये क्या है पूछे तो अब इस विषय में ट्रंप ने बहुत से देशों के बारे में कहा है। ग्रीनलैंड के बारे में कहा, कनाडा के बारे में कहा कि हम उनको अपनी सीमाओं में लाएंगे, अमेरिका की सीमाओं में लाकर हम इसे बड़ा करेंगे, कनाडा को वो अपने एक राज्य के जैसे बना देंगे। ग्रीनलैंड हमें चाहिए, इस तरह से बहुत सी बातें की हैं। बीच में वो थोड़ा पीछे चले गए थे, लेकिन इसे कर दिया। लेकिन अब अचानक वेनेजुएला पर हाथ डालने का कारण क्या है। वेनेजुएला के साथ उनकी समस्याएं पहले से रही हैं। ट्रंप ने पहले समय काल में इसके बारे में कहा था, लेकिन हम इसे कैसे देखें अगर आप ये पूछे तो अब तक रशिया के बहुत ही करीबी मित्र यानी क्लोज फ्रेंड्स जिन देशों का नाम ले, उनमें चौथा सबसे बड़ा देश तो यही देश है। अगर आप इसे देखें तो सबसे पहले 2003 में इराक, सद्दाम हुसैन ने उसे ले लिया। 1991 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत ले लिया। इसी के आधार पर वहां पर युद्ध वगैरह हुए थे। उसके बाद में फिर से सद्दाम हुसैन आ गया। फिर 2003 में सद्दाम हुसैन को एक जगह से अरेस्ट कर लिया गया। उस समय में भी इस तरह से विरोध किया गया था, कैसे किसी देश के राष्ट्रपति को ऐसे कैद कर सकते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में सद्दाम हुसैन का विरोध किया गया। सद्दाम हुसैन एक एक करके सब कुछ छीन लेगा, पूरी दुनिया को ले लेगा। लेकिन सद्दाम हुसैन तो रशिया का बहुत अच्छा दोस्त था। दूसरी बात अगर इसके बाद में देखें तो 2011 में देखें तो लीबिया का गद्दाफी। केवल इतना ही नहीं, यह 38 में लीबिया के बारे में है कि वो रशिया के साथ आएगा। तो वहां पर भी सच में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। वहां पर भीतरी क्लेश हुआ और क्रांति आई और लोगों की इच्छा के अनुसार गद्दाफी की हत्या कर दी गई। तीसरी बात 2024 में सीरिया का बशीर अल असद, यही उसका नाम है, जो कई साल से वहां पर था और ये भी रशिया का बहुत ही करीबी मित्र था। वो आज भी वहां पर रशिया में है। भीतरी क्लेश और क्रांति के बाद में वो अपने देश से भाग गया और अभी रशिया में है। और अभी वेनेजुएला। निकोलस मडुरो कौन है पूछे तो ये तो दक्षिण अमेरिका से है, जिसे लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, ये वहाँ का है। लेकिन देखिए ऐसे कुछ देश हैं जो कि अमेरिका के विरुद्ध में हैं। क्यूबा, वेनेजुएला, ये सब अमेरिका के विरुद्ध में हैं। तो उन सब में ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। रशिया के साथ, चाइना के साथ इनकी बड़ी तुलना होती है, क्योंकि देखा जाए तो ये अमेरिका के विरोधी हैं और आपसी मित्र हैं। और अब इसे पकड़कर कैद कर लिया गया है। रशिया ने इसका विरोध किया है, चाइना ने इसका विरोध किया है, लेकिन रशिया और चाइना ने इसके बारे में बड़े रूप में विरोध तो नहीं किया। इसी तरह से जब गद्दाफी पर हाथ बढ़ाया गया, रशिया ने अपना विरोध दर्शाया पर कुछ नहीं किया। इस तरह ये 4 देश हो गए, इराक हो गया, सीरिया हो गया, लीबिया हो गया और वेनेजुएला हो गया। जहां तक मैं सोचता हूं ये तो भविष्यवाणी में है, ये मेरा अनुमान है और हो सकता है कि ऐसी बात ना हो। प्रभु ने कहा मैं रशिया को 6 हुक से खींचूंगा, इस तरह प्रभु ने कहा। यहजकेल 39 में यहाँ पर 6 हुक हैं। अब तक 4 दोस्तों को ले लिया गया। केवल इतना ही नहीं, जब इराक पर हमला हुआ तो रशिया के राष्ट्रपति ने कुछ कहा। उन्होंने क्या कहा अगर पूछे तो, अब तक तुमने हमारे मित्रों पर अपना हाथ डाला और हम चुप रहे, लेकिन तुमने ईरान पर हाथ डाला, इसलिए हम चुप नहीं रहेंगे। इस तरह कहते हुए एक स्टेटमेंट कह दिया और ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है, इस तरह से कहा। इसके सबूत आप देख सकते हैं। तो इसे गौर से देखें तो ये 4 देश तो प्रभावित हुए हैं और अब अमेरिका ईरान की ओर रुख कर रहा है। और अब इस्राएल के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान पर हमला करने वाला है। लेकिन ईरान क्या कह रहा है, हम इस्राएल पर हमला करने वाले हैं। इस तरह उन्होंने कहा कि लेबनान, यमन और ये सारे देश मिलकर इस्राएल पर हमला करेंगे।
तो अब रशिया का पांचवा अच्छा मित्र देश है ईरान। फिर एक और देश है तुर्की, ये भी रशिया का मित्र देश है। रशिया और ये तो क्लोज फ्रेंड्स है और ये देश तो यूरोप में है। तो देखिए ये छठवां देश है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये तो मेरा नजरिया है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। इन सभी 6 देशों पर हाथ बढ़ाने के बाद ये बड़ी घटना होगी। वो ईरान पर हमला करने को तैयार हैं और तुर्की की भी इसराइल के साथ कुछ समस्या है। तो ये हो सकता है या और कुछ हो सकता है या 6 हुक अलग हो सकते हैं, ये मेरा अनुमान है। तो वो इन देशों पर अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। एक समय आएगा जब अंत में ईरान पर हाथ बढ़ाएंगे और रशिया में जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हो रहा है, रशिया बहुत बड़ा विरोध करेगा और यही तो सबसे बड़ी ऐसी घटना है जो होने वाली है। देखिए ये तो सबसे पहली बार यानी जनवरी महीने में ही शुरू हो गया है। लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की खबरें ये फैलती जाएगी। इस तरह से बहुत बड़ा काम होने वाला है। इसी के साथ यहाँ पर ईरान के विषय में एक और बात हम देखेंगे, आइए देखते हैं। अभी ईरान में देखें तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, लोगों के विरुद्ध में आ गए हैं। लोगों के बीच में बहुत बड़ी अशांति फैल गई है। ये क्यों हुआ पूछे तो ईरान का रुपया इतिहास की तुलना में सबसे नीचे गिर गया है, यानी अमेरिकन डॉलर की तुलना में ईरान का चलन बहुत नीचे गिर गया है और इस कारण वहां पर लोगों के बीच में महंगाई तो बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंच गई है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस तरह पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तेहरान और हर जगह ऐसा हो रहा है। IRGC इसका विरोध कर रही है। अगर इसमें आप और देखें तो लोगों का जीने का स्तर घटते जा रहा है और ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। अब ये तो ईरान में एक तरफ होने वाली घटनाएं हैं, लोगों के विरुद्ध में हैं। अब इसी के साथ में वो इसराइल और अमेरिका के विरुद्ध में युद्ध करने वाले हैं। इन खबरों को हम देख सकते हैं। केवल इतना ही नहीं है, इससे भी बड़ी समस्या अब इराक में आ रही है। क्या है पूछे तो पानी की समस्या। जमीन में पानी बहुत ही निचले स्तर पर चला गया और अब जमीन में पानी नहीं रहा। अब इसके कारण बड़ा अकाल पड़ रहा है। हम ईरान के बारे में इतना क्यों देख रहे हैं, ये पूछे तो यहजकेल 38, 5 और 6 में उनके संग फारस को इस तरह कहा गया है। अब ये फारस जो है ये तो ईरान है, ये हमने पहले ही देखा है। अब ईरान बांझ होने की दशा में आ चुका है। तो ईरान में इस तरह सरकार बदल जाना ये एक तरफ है, एक तरफ ये हो रहा है। ये होगा या नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि यही आयतुल्ला खोमेनी राजा शाह के विरुद्ध में था और 1990 में इन्होंने बलवा किया था। अब ये बलवा करने के लिए रशिया से मदद ली गई थी, क्योंकि राजा शाह तो अमेरिका का सपोर्टर था। तब रशिया की मदद लेकर यहाँ पर बहुत कुछ किया गया था। उस समय इस पर बहुत सी बातें की गई। इस तरह आयतुल्ला खोमेनी का विरोध भी बढ़ता चला गया। लगभग 30-40 साल पहले आयतुल्ला खोमेनी का वहाँ पर राज हुआ करता था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान तो समर्पण करने की दशा में आ चुका है। इसी के साथ हमें ये समझना चाहिए कि ईरान तो धार्मिक कट्टरपंथी देश है और वो कट्टरपंथी कानूनों को मानते हैं, लेकिन फिर भी ईरान में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। यदि आप ईरान की बहुत सी गवाहियों को सुने, वहाँ लोग स्वप्न और दर्शन के द्वारा उद्धार पा रहे हैं। प्रचार नहीं कर सकते हैं, ये द्वार वहाँ बंद है। ऐसी जगह स्वप्न और दर्शन के द्वारा यीशु मसीह को देखने वाले, सुसमाचार पर विश्वास करने वाले बहुत हैं। If you ask how people came to Christ, 80% will say they saw him in a dream. So I decided to ask him, and so I did. And then the next day, I guess, I saw a dream, and in my dream, I saw Jesus was a bridge. I decided to come to him. बहुतों के जीवन में ईरान में रिवाइवल आ रहा है। देखिए ये एक तरफ हो रहा है, इतने क्लेश के बीच में भी वहाँ पर जागृति आ रही है। तो ईरान के लिए प्रार्थना करना तो हमारा कर्तव्य है। तो अभी आइए एक और महत्वपूर्ण विषय को देखते हैं। अब देखिए बल्गेरिया, इसने एक बहुत बड़ा काम किया है। बल्गेरिया कहाँ है? ये यूरोप में है। इन्हें शेंजन कंट्रीज कहते हैं। यूरोप में देशों के एक समूह को शेंजन ग्रुप कहते हैं। यूरोपियन यूनियन अलग है, शेंजन अलग है। अब इस शेंजन समूह में बहुत से देश एक साथ में आए हैं। अब उनमें से कुछ देश ने यूरोपियन ग्रुप इस तरह से बनाया है। यूरोपियन ग्रुप में कुछ देश नहीं है, आइसलैंड नहीं है और फिर स्विट्जरलैंड नहीं है। ऐसे कुछ देश है, 4-5 देश इनके साथ में नहीं मिले। इसमें कुल 28 देश हैं। इन 28 देशों में से ये बल्गेरिया एक है। बल्गेरिया के रुपए का नाम लेव है, इन्होंने इसे नहीं बदला। वो अभी भी इसका उपयोग करते हैं, लेकिन ये शेंजन कंट्रीज में हैं। ये यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन हो गए। अभी 1 जनवरी से इन्होंने यूरो को अपने रुपए के रूप में स्वीकार किया है। तो इस तरह लेव भी है और यूरो भी है कुछ समय के लिए, लगभग 6 महीने तक। उसके बाद
ये चलन पूरी तरह से बंद हो जाएगा, सब यूरो में हो जाएगा। तो ये 28 देशों में होगा। यूक्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड, आइसलैंड के आने की राह देख रहे हैं। सब यूरोप के देशों को मिलाकर एक यूरोप बनाएंगे, एक सरकार बनाने वाले हैं। उसके बाद देखें तो केवल एशिया और अफ्रीका ही रहेगा। इसके पहले यूरोप एशिया में आ गया था, इसके बारे में अलग वीडियो में हमने देखा, वो आ गया था। अफ्रीका में भी इस तरह से काम हो रहा है। तो इस तरह से वो अपनी सीमाओं को बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब उसमें बल्गेरिया भी इस तरह से बदल गया है। अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत से देश उनमें जुड़ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में जुड़ते हुए आप देखेंगे। उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करूंगा। अंत में चलिए एक बात को यहाँ पर देखते हैं। अभी एआई टेक्नोलॉजी बहुत ही बड़े रूप में आ गई है। किस हद तक पहुंचा तो चाइना वियतनाम बॉर्डर में, हम जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, बीएसएफ, उसी तरह से इमिग्रेशन और ये सब कुछ जांच करने के लिए, वीसा के लिए, पासपोर्ट, ये सब चेक करने के लिए बॉर्डर फोर्स है। बॉर्डर फोर्स के रूप में एआई टेक्नोलॉजी से रोबोट का उपयोग करना शुरू कर दिया। वहां पर सिपाहियों की तैनाती कम करके इन्हें वहां पर रख दिया गया है। पहले से ही सेना में रोबोट का उपयोग हो रहा है। अब सेना के बाद यहाँ पर इमिग्रेशन सिस्टम में, या कहिए बॉर्डर फोर्स, इसमें इनका उपयोग हो रहा है। ये सब क्या दर्शाता, अगर ये पूछे तो थोड़ा थोड़ा करके मनुष्य बल घटाकर ये रोबोटिक या एआई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। हाल ही में मेरे एक मित्र ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। ये एआई टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में, यानी भारत में और पूरे जगत में बहुत बड़ा प्रभाव डालेगी और ये बहुत ही प्रभावी हो जाएगी। और ये क्या है, इसके बारे में हम अलग एपिसोड में आपको समझाकर बताएंगे, इसे विवरण के साथ बताएंगे, तभी तो आप इसे समझ पाएंगे। इसी के साथ प्रभु की इच्छा हुई और उसके आगमन में देरी हुई तो हम फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।